गुड मॉर्निंग। सुबह का आप सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर नम्रता जैन एक नए विषय के साथ आपके बीच में पुनः उपस्थित। हमारा आज का विषय है डाइड्रन का काव्य सिद्धांत। काव्य तो मैंने बताया आपको पहले कि काव्य तो सभी ने लिखा है किसी न किसी रूप में, लेकिन सबने अपने अपने सिद्धांत को प्रतिपादित करने का यहाँ प्रयास किया है। तो आज इस वीडियो में जो हम तैयारी करेंगे वो हमारी रहेगी डाइड्रन के काव्य सिद्धांत की। वर्डवर्थ का भाषा काव्य सिद्धांत, जो काव्य का भाषा सिद्धांत है वो वर्डवर्थ ने क्या दिया है। उसके बाद कॉलरिज जी ने कल्पना सिद्धांत और ललित कल्पना के बारे में क्या बताया है, इस पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पहला हमारा यहाँ पर है वर्डवर्थ का काव्य सिद्धांत। तो वर्डवर्थ जी जो थे उन्होंने काव्य आलोचना सिद्धांत की समीक्षा में क्या कहा है। 19वीं सदी के अंग्रेजी समीक्षकों में वुडवर्थ का प्रमुख स्थान है। विलियम वुडवर्थ न्याय रूपानी युग के प्रवर्तक कवि हैं। कवि होने के साथ साथ वुडवर्थ का आलोचक के रूप में भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। वास्तव में यदि देखा जाए तो वुडवर्थ युग प्रवर्तक कवि और आलोचक हैं। वुडवर्थ के पूर्व की साहित्य चेतना विजातीयवादी सिद्धांतों से आक्रांत थी। नव्य बना विजातीयवादी आलोचकों की स्थिति व्याख्याकार या सिद्धांत निर्माता की ना होकर एक शास्त्र थी। वुडवर्थ से पूर्व लेखक और आलोचक वर्ग की यह मान्यता थी कि साहित्य जो है वो भावनाओं को सहज अभिव्यक्त न होकर श्रम एवं अभ्यास की साधना का प्रतिफल है। इस साहित्य की भाषा विचारों की महत्ता थी, व्यवहारिक भाषा के प्रति उपेक्षा थी, अवॉइड रस्टिंग लैंग्वेज थी, उसका विशेष नारा था अवॉइड रस्टिक्स लैंग्वेज। मतलब जो जिस भाषा में विचारों को महत्वपूर्ण ना माना जाए ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। साहित्य की इसी प्रकृति की प्रतिक्रिया स्वरूप जनसाधारण की कोमल कांत पदावली से स्वच्छतावाद का उदय हुआ। वुडवर्थ ने सभी बाह्य सिद्धांतों को अस्वीकार करते हुए कवि को ही रचना का तथा कुछ सीमा तक आलोचना का भी केंद्र बना दिया। इस प्रकार वुडवर्थ की कविताओं आलोचनाओं सिद्धांतों ने युगांतर प्रस्तुत कर दिया। वुडवर्थ ने अपने काव्य आलोचन विषय विचारों को भी अपनी काव्य रचना लिरिक्स के रूप में व्यक्त किया। वुडवर्थ को अपने युग की कविता निम्न कोटि की प्रतीत हुई। तात्कालिक कविता मानसिक उत्तेजना प्रदान करने वाली थी। उसका प्रभाव यह हुआ कि तात्कालिक साधारण जनता अपनी स्वस्थ प्रकृति को खो चुकी थी। जो मतलब कहते हैं ना फीलिंग्स, जो मन में जो भावनाएं आती है ना वो दिल से आती है। तो वो वुडवर्थ का मानना था कि जो कल्पना की कसौटी हो, जो काव्य की कसौटी हो, वो किन पर आधारित हो, अपने स्व के विचारों पर आधारित हो। लेकिन वास्तविकता में जिस समय वुडवर्थ का जन्म हुआ 1937 के आसपास की ये बात है, तो उस समय की जो वास्तविक परिस्थितियां थी वो क्या थी। जो कविता और काव्य लिखा जाता था ना, उस युग का कैसा था, निम्न कोटि का था। तात्कालिक कविता मानसिक उत्तेजना वाली थी, मतलब मन एकदम उत्तेजित करने वाली थी। उसका प्रभाव यह हुआ कि तात्कालीन साधारण जनता अपनी स्वस्थ प्रकृति को खो चुकी थी। तात्कालिक युग की परिस्थिति से परिचित हो लेने के उपरांत वुडवर्थ तात्कालिक कृत्रिम एवं आडंबर पूर्ण साहित्य की अवहेलना करते हुए प्रबुद्ध एवं सशक्त भावाभिव्यक्ति के प्रति निर्वृत्त हुए। इन्होंने न केवल काव्य रचना में रोमांटिज्म के प्रति कवियों का मार्ग प्रशस्त किया, अपितु आलोचना के क्षेत्र में भी रोमानी प्रवृत्ति विचार और प्रयास किया। वुडवर्थ ने कविता की रचना प्रक्रिया से भाषा के स्वरूप एवं छंद की स्थिति पर काव्य लक्षण का प्रयोजन किया। काव्य लक्षण में उन्होंने अपने क्या बताया कि लिरिकल बैलेट्स के द्वितीय संस्करण की भूमिका में उन्होंने इस परिभाषा को व्यक्त करते हुए कहा कि पहले ही मैं कह चुका हूं कि कविता बलवती भावनाओं का सहज उच्छलन होती है। गुणों शांत अवस्था में भाव के स्मरण से इसका उद्भव होता है। उस भाव का भावन किया गए गुण यहाँ तक कि एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया धीरे धीरे शांत का लोप होकर भाव उत्पन्न करती है। तो जो भावों की जो प्राण मनोदशा है उसमें सफल सूत्रपात जो रचना की गई है वो मनोदशा की ओर अग्रसर करती है। विविध कारणों से उत्पन्न था, जैसे किसी प्रकार की तीव्र तीक्ष्ण कैसा भी विविध प्रकार के आनंद से ये संयुक्त था। किसी भी वासना के निरूपण में जो स्वतः स्फूर्त हो, मन कुल मिलाकर आनंद फानंद की अवस्था में रहता था। उपयुक्त उदाहरण से आधार पर कहा जा सकता है कि
परंपरावादी अनुकरण या आधारित काव्य शास्त्र के स्थान पर वुडवर्थ ने कवि को केंद्र बनाया। कवि के भावों को, कवि की रचनात्मकता को तथा सामाजिक आनंद को काव्य का आधारभूत बनाया। काव्य के लिए उन्होंने रस, छंद, अलंकार इन सबको पीछे छोड़ दिया। कहा प्रयोग होना चाहिए, लेकिन कवि की फीलिंग्स कहाँ से निकल के आ रही हैं? भाई आज मैं वर्तमान बात करूं, आधुनिक युग की आपसे यहाँ डिस्कशन करते हैं हम थोड़ा सा। तो जब हम आधुनिक युग की बात करते हैं तो आपने रैप सुन रहे होंगे, आजकल बहुत ज्यादा रैप सुन रहे हो। तो ये मान के चलो वुडवर्थ ने 1937 में ये बात बता दी थी कि जो कवि लिखेगा, जो बोलेगा, जो उसके विचार होंगे, जो उसकी भावनाएं होंगी, वो कहाँ से आह्लादित होंगी? उसके मन से। कवि को ही प्रमुखता देना चाहिए। कवि का मन का, क्योंकि मानसिक संतुष्टि क्या है, उसके माध्यम पर वह काव्य की रचना कर सकता। तो ब्रीथलेस सॉन्ग आप सुन रहे हो आजकल, है ना? ब्रीथलेस सॉन्ग शंकर महादेवन जी का, एक सांस में पूरा 52 सेकंड का जो 56 सेकंड का गाना उन्होंने बनाया है, एक सांस में कर दिया। वो है कवि की कल्पनाओं जो मन से निकली। वुडवर्थ भी यही चाहते थे। उनका उनका जो कल्पना सिद्धांत, काव्य सिद्धांत था, वो यही कहता था कि इसमें जो है ना, कथानक आदि के स्थान के महत्व को स्थापित किया जाना चाहिए, लेकिन भावात्मक शक्ति में बल देते हुए कहते हैं इस विषय में जो कुछ आवश्यक है वह इतना कहने से ही समझा जा सकता है, और कम ही लोग इससे असहमत होंगे कि आवेग, आचार, व्यवहार अथवा चरित्र के दो समान स्पष्ट वर्णन हैं, जिनमें से एक गद्य है, दूसरा पद्य है। पद्य वर्णन को उन्होंने बार बार पढ़ा जाएगा और गद्य को केवल एक बार पढ़ा जाएगा। पद्य को आप कई बार, आप गाने दिन में 10 बार दोहरा सकते हो, लेकिन आप गद्य को 10 बार नहीं दोहरा सकते हो। दोहरा सकते हैं आप में से कोई गद्य को 10 बार? नहीं दोहरा सकते। तो वुडवर्थ के काव्य की विशेष शक्ति का उल्लेख करते हुए गद्य और पद्य के महान अंतर के संदर्भ को व्यक्त किया गया है। यहाँ सहज ही हम सोचने पर विवश हो जाते हैं कि कविता गद्य की भाषा तात्विक के समान हो सकती है, स्वच्छंदतावादी नहीं हो सकती है। तो स्वच्छतावादी काव्यधारा की अभाववादी व्यक्ति केंद्रित प्रवृत्ति इतनी बड़ी कि इसके विरुद्ध टीएस इलियट ने कहा, यहां तक कह डाला कि कविता के कवि के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं होती। देखो, सब मैंने कहा ना, सबका अपना अपना चिंतन होता है। वुडवर्थ का चिंतन था कि रसचंद अलंकार छोड़ो, लेकिन कवि की जो अभिव्यक्ति है उसे समझने का प्रयास करो। अभी कल पोयम सुन रही थी मैं, आजकल बहुत चल रही है फेसबुक पे। लाल टमाटर बड़े मजेदार, लाल टमाटर बड़े मजेदार। तो शब्द है, कवि ने बना दी कविता, उसको एंगल कर लिया गया, उस पर रील्स बनने लगी। रील्स बनने लगी, बच्चों को अच्छी आने लगी, बच्चों को एक पोयम याद हो गई। तो उन्होंने कहा व्यक्तित्व पे इस पे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। लेकिन टीएस इलियट को कहाँ ये बात पसंद थी। उन्होंने कह दिया कि इस तरीके की कविताएं अगर कभी लिखेगा तो उसके व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति हो ही नहीं पाएगी, बल्कि जो कविता है, जो काव्य है, वो व्यक्तित्व से पलायन कर। वुडवर्थ गान के विविध रूपों में कविता को सबसे अधिक महत्व प्रदान करती है। वुडवर्थ का कहना था कि कविता सभी प्रकार के ज्ञानों में प्रथम और अंतिम ज्ञान। इनका मानना था कि अगर काव्य आपके जीवन में आ जाए ना, तो इससे मधुरम चीज कोई नहीं। संगीत, संगीत को जिसने अपने जीवन में धारण कर लिया ना, तो इससे ज्यादा शांति, सुगध, योग, प्राणायाम, हर चीज को लेकर चलने वाला होता है संगीत। वही वुडवर्थ का मानना था कि कविता सभी प्रकार के ज्ञानों में प्रथम और अंतिम ज्ञान। वुडवर्थ ने अपने विवेचन में परंपरागत वस्तुगत दृष्टिकोण को ना अपनाकर रूढ़ि मुक्त धारणा को व्यक्त किया। वुडवर्थ ने 4 स्थितियों को इसमें अपना रिप्रेजेंट किया। वो कौन सी थी? एक चिंतन की दशा थी, एक भाव पोषण की दशा थी, एक भाववेग और भार प्रेरणा की दशा थी, एक पुनः परीक्षण की दशा थी। तो वुडवर्थ इसमें से मनोयोग और भावयोग की प्रेरणा को घोषित करते हुए कहते हैं कि काव्य विषय के संबंध में वुडवर्थ ने जन सावन की साधारण घटनाओं को, परिस्थितियों को प्रकृति के चित्रण के साथ आग्रह किया। तो ये बताया ना हमने, एक टमाटर वर्ड सिखाना है बच्चे को, और कविता लिख दी गई है कवि के द्वारा, लाल टमाटर बड़े मजेदार, उसे पूरा रिएक्शन रिप्ले के साथ स्कूल टीचर्स ने डांस के साथ सिखा। तो वो चीज मन मस्तिष्क में लंबे समय तक रही। वुडवर्थ की जो स्थितियां हैं 4, उनको समझेंगे हम। चिंतन की दिशा क्या रहती है? जो चिंतन आप कर रहे हो किस दिशा की ओर जा रहा है, वो चिंतन आपसे क्या कहना चाहिए। भाव पोषण क्या होता है? उसमें आपने कितना भाव पोषित किया है,
उसमें आपने भावावेग और भाव प्रेरणा को कितना डाला है, या उसका जब आपने भाव प्रेरणा भाव आवेग को डाला है तो उसका पुनः परीक्षण किया या नहीं किया? आपने जो लिखा उसको दोबारा आपने परीक्षण किया या सीधा मार्केट में डाल दिया? इन चार चीजों को लेकर वुडवर्ड्स ने अपना काव्य का सिद्धांत दिया है। वुडवर्ड्स ने विज्ञान के ज्ञान पर भी विचार किया। उनका मत है कि विज्ञान ज्ञान से आनंद की प्राप्ति होती है। वह ज्ञान व उपलब्धि बन जाता है, उस आनंद में उपयोगिता का तत्व भी मिला रहता है। कविता ज्ञान कवि की व्यक्तिगत साधना की उपलब्धि, मगर रचनाओं के आधार पर उस ज्ञान और आनंद को सहृदय मात्र के लिए सुलभ बना देना। वुडवर्ड्स का मत था कि कविता ज्ञान का प्रमाण, उसकी शुद्ध बुद्ध आत्मा है कविता। वह रागतीत अभिव्यक्ति है जो समस्त ज्ञान का आश्रय लिए घूमती है। अनियत वुडवर्ड्स का कथन है कि कविता ज्ञान का अर्थ भी है और इति भी। वह मानव वन की अमाति अमर है। इन पंक्तियों के माध्यम से स्पष्ट लक्षित होता है कि कविता और ज्ञान में, भाव एवं विचार में कोई विरोध नहीं है। कविता प्रकृति का चित्रण है, वह दो रूपों में करती है। प्रथम, वह विशिष्ट प्रकृति दृश्य का संगोपांग वर्णन करती है, उसका मूर्त बिंब प्रस्तुत करती है। प्रकृति चित्रण की दूसरी विधि विषय परक है। कवि अपने रचना में प्राकृतिक दृश्य का सांकेतिक चित्रण प्रस्तुत करते हुए उस भाव प्राण को वाणी देता है जो उस दृश्य में वह डालना चाहता है, तथा प्रभाव की इस व्यक्ति तथा साहित्य की अनुकूलता रूप प्रभावित करता है। वुडवर्ड ने कविता में आनंद एवं आनंद की अनुभूति के रूप में कहा है कि सत्य और सौंदर्य का विवेचन भी किया जा सकता है। कविता में सत्य की अभिव्यक्ति अनिवार्य होती है, मगर कविता का सत्य भाव के साथ होने के कारण सार्वदेशिक और सार्वकालिक भी होता है। इस प्रकार काव्य का लक्षण क्या है, काव्य का प्रयोजन क्या है? काव्य के प्रयोजन में कवि ने क्या कहा है कि एवरी ग्रेट पोएट इज अ टीचर। हर महान व्यक्ति एक शिक्षक होता है, एक महान कवि। आई विश आइदर टू वर कंसिडर्ड एज अ टीचर और एज अ नथिंग। क्या कहा उन्होंने? कितनी बढ़िया बात इन्होंने यहाँ पर कही है कि एवरी ग्रेट पोएट इज अ टीचर। आई विश आइदर टू वर कंसिडर्ड एज अ टीचर और एज नथिंग। मतलब इस प्रकार वुडवर्ड्स ने नैतिक शिक्षा आनंद दोनों के समन्वित रूप को ही स्वीकार करके इसका प्रयोजन घोषित किया है। काव्य प्रयोजन को उन्होंने इसका मूल रूप माना है कि एक शिक्षक, जो कवि है, जो एक शिक्षक के रूप, मतलब हर कवि को उन्होंने शिक्षक का रूप दिया। कवि कोई भी हो, किसी को कुमार विश्वास से लेके मुझ तक को आप कवि मान सकते हो, तो कुमार विश्वास से लेके मुझ तक हर हाल में आपको टीचर के रूप में मिलेगा। कहीं ना कहीं शिक्षा देने वाला कवि जरूर होगा। कवि का जो पेशा होगा वो सिर्फ कविताएं लिखना नहीं होगा, उसका पेशा समाज को सुधारने का हो, समाज के सुधारने का, बच्चों को पढ़ाने का, जनरेशन को आगे ले जाने का काम कौन करता है? एक टीचर। तो इन्होंने वुडवर्ड्स ने 1937 में ये बात कह दी थी आपसे कि एवरी ग्रेट पोएट इज अ गुड टीचर। आई विश आइदर टू बी कंसिडर्ड एज अ टीचर और एज नथिंग। तो जो काव्य प्रयोजन है, वुडवर्थ की समग्र मान्यता है वो इस प्रकार है कि काव्य का प्रमुख उद्देश्य साधारण जीवन की घटनाओं, स्थितियों का चयन करने के साथ उन पे कल्पना का ऐसा रंग चढ़ाना जिसके द्वारा साधारण वस्तुएं अपने साधारण रूप में सम्यक होकर प्रस्तुत हो, उन्हें और भी अधिक रमणीक बना दे, जिसके माध्यम से वो आगे बढ़ सके।